हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि IBPS AFO का जो प्री एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग इस वीडियो में रियल एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसा था। तो अगर हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम लेवल की, तो एग्ज़ाम लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। और इंग्लिश का जो सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट था। और रीजनिंग का जो सेक्शन था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। और क्वांट का जो सेक्शन था वो भी मॉडरेट लेवल था। इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत मतलब जो क्वेश्चंस थे वो बहुत छोटे छोटे थे। और रीजनिंग में क्या था कि रीजनिंग में पैटर्न, मतलब जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज में जो पैटर्न देखते हैं वो पैटर्न वहाँ पे देखने को नहीं मिला। सिलॉक्स में मतलब कंक्लूजन दिया था ऑप्शंस में, और इस टाइप के जैसे एक क्वेश्चन मिल रहा था, फिर इनक्वालिटी का एक क्वेश्चन मिला, फिर 5 क्वेश्चन के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन इनक्वालिटी का मिला। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि मतलब बच्चों के जो अटैम्प्ट्स थे, यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जैसे यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करते हैं मॉक, तो उसमें सिलॉक्स आया तो 4 क्वेश्चन सिलॉक्स का मिल गया इकट्ठे। और वहाँ पे ऐसा नहीं था, तो इसलिए जो मैक्सिमम बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर अटेम्प्ट करने पड़ रहे थे क्वेश्चंस को, जो कि पजल नहीं सॉल्व कर रहे थे। तो इसलिए इसका लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो गया। हालांकि जो मतलब लेवल बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछने के कारण, जैसे आपका डायरेक्शन डिस्टेंस वाला था तो उसमें भी क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही घुमा दिया था। तो इसमें बच्चों से मतलब टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रीजनिंग का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। बात करें अगर क्वांट की, तो क्वांट में पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैक्सिमम बच्चों का ये रहता है कि हम क्वाड्रेटिक पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो वो चीज़ आई ही नहीं इसमें। और बाकी डीआई, जो भी जितनी भी डीआई थी सब कैलकुलेटिव थी, इजीली सॉल्व होने वाली नहीं थी कि बस देखे तुरंत लगा दिए। तो और फिर इसके बाद में जो नंबर सीरीज़ थी उसमें भी लोगों के 4 या 5 ऐसे बने हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन तो उसमें भी सॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो इस हिसाब से जो था क्वांट का लेवल वो भी आपका मॉडरेट था। अब हालांकि मतलब क्वांट सॉल्व करने लायक था, लेकिन ये था कि मतलब टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व करना एक अलग बात होता है। तो उस हिसाब से इसका लेवल मॉडरेट था। ठीक है। और अगर बात करें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की इंग्लिश में, तो जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स मैक्सिमम बच्चों के द्वारा किया गया है इंग्लिश सेक्शन में, वो आपका 20 टू 30 के बीच में है। बहुत सारे बच्चों ने 30 से अबव भी क्वेश्चन किया है, लेकिन तो मैक्सिमम बच्चों का यही देखा गया है कि वो 20 से 30 के बीच में उनका इंग्लिश में अटेम्प्ट है। ठीक है। और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इन रीजनिंग, रीजनिंग की बात करें अगर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की, तो जो मेरे ग्रुप के द्वारा एक सर्वे किया गया तो उसमें जो देखा गया तो उसमें 14 से 19 क्वेश्चन वाले मैक्सिमम बच्चे थे जो कि रीजनिंग में सॉल्व करके आए हैं। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, योर अटेम्प्ट इन रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट हैं वो आपका 14 से 19 के बीच में लगभग 89 बच्चों के अटेम्प्ट हैं। हालांकि ये केवल एक 250 बच्चों का ही रिव्यू है, तो इससे कुछ खास फर्क करने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट ऐसे ही रहे हैं, कम ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। और इस हिसाब से अगर बात करें क्वांट में अटेम्प्ट्स की, तो जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इन क्वांट्स में आए हैं मैक्सिमम बच्चों के, वो आपका 18 से 25 के बीच में है। क्योंकि क्वांट थी कैलकुलेटिव, इतनी ईजी नहीं थी जितनी लग रही थी। और क्वांट में जैसे अप्रॉक्स सबका बन गया था, और जो बच्चे शुरू से डीआई सॉल्व करना शुरू किए थे वो लास्ट तक अप्रॉक्स वगैरह देख ही नहीं पाए। अप्रॉक्सीमेशन हो गया या फिर जो मतलब मिसलेनियस वाले टॉपिक थे उसमें उतना नहीं बन पाया, उतना अच्छे से कवर नहीं हो पाया।
तो इसलिए जो मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट रहे वो आपका 18 से 25 के बीच ही रहे। ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो 2020 में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो आपका 485 थी। ठीक है। लेकिन इस ईयर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो है आपका 880। तो इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे। कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट डबल हो रहा है, वैकेंसी जस्ट डबल के करीब में है। तो पॉसिबिलिटी जब बहुत है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है कट ऑफ कुछ ना कुछ तो डिक्रीज होगी ही प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो लेवल था वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कुछ खास बदलाव उसमें नहीं देखा गया। उसमें भी रीजनिंग टफ आई थी, लेकिन उसमें मैथ एकदम इजी आई थी। मैथ में क्वाड्रेटिक भी आया था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक था नहीं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो लेवल कुछ पिछले के ही कंपैरिजन में रहने वाला है, और वैकेंसीज बढ़ी हैं तो मे बी कट ऑफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये केवल हम लोगों का प्रेडिक्शन है, बाकी जो फाइनल है वो IBPS ही बता सकता है कि इसमें क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है। और अगर इस हिसाब से बात करें तो जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हमने लिखा है, मैंने जो पहले वीडियो में बताया था वो आपका 37 से 41 के करीब में बताया था, 37 से 43 के करीब में। लेकिन वो हमारा खुद का एनालिसिस था। लेकिन ये जो मैंने कट ऑफ लिखा है 35 से 40, ये हमने अपने ग्रुप में जो एक सर्वे किया वहाँ पे बच्चों से पूछा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो वो जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ लिखा है। लेकिन ये भी एक प्रेडिक्शन ही है, फाइनल कट ऑफ IBPS ही बता सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ, चाहे 1 नंबर चाहे 2 नंबर, या कुछ ना कुछ ज़रूर पिछले ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ कम रहने वाली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू यू। तो इसमें जो 77% वोट गया है वो 30 से 35 के बीच में गया है, और 35 से 40 के बीच में 77% वोट गया है, 77 लोगों का वोट गया है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि 35 से 40 के बीच में रहना चाहिए। हालांकि 30 से 35 वाले भी 77 लोग ही हैं, लेकिन ये अभी एक सब प्रेडिक्शन ही चल रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं है कितनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आपका इन मतलब 30 से ऊपर के करीब में नंबर आ रहा है 32-34 के, तब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। क्योंकि अगर आप मेंस का प्रिपरेशन करेंगे और में भी अगर कट ऑफ कम चली गई तो फिर आप के लिए बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप क्वालिफाई कर ले गए तो फिर उसने दिन भी मतलब जो भी दिन शेष बचे हुए हैं उसमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि अब जितने लोगों का प्री एग्ज़ाम हो गया है उनको मेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो मेंस के लिए जो आपका टारगेट होना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्ज़ाम इन लास्ट 20 to 25 डेज। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने भी मतलब कोई एक बेसिक बुक जैसे कि निम्रा सुंडा हो गया या फिर RK शर्मा हो गया, किसी की भी निम्रा सुंडा को थोरोली पढ़ लेना है एक बार। क्योंकि जब आप एक बार निम्रा सुंडा को पढ़ लेते हैं और फिर आप मॉक की तरफ मूव करेंगे तो मॉक्स में आपके क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि मतलब हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज ऑल टेबल्स, मतलब जितने भी टेबल्स, अगर आपके पास कोई नोट्स है या फिर कुछ भी है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इतने इम्पोर्टेंट टेबल लगें। ये नहीं कि मतलब डेयरी उठाए तो इसमें डेयरी में जितना चार्ट दिया है सब रट डालो। जितने भी इम्पोर्टेंट टेबल, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे और उसमें देखेंगे क्वेश्चन किस टेबल से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर आप जा कर के मतलब उन सभी टेबल्स को पहली बार एक बार रिवाइज कर लीजिए, जितने भी टेबल्स हैं, जैसे डेयरी में हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो गया। ठीक है।
और सब जितने भी मिसलेनियस में हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, सीड रिप्लेसमेंट, और फिर ये टैग टैग कलर वगैरह जितना भी है सब इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। और फिर इसके साथ ही रिवाइज माइनर सब्जेक्ट लाइक फॉरेस्ट्री, सीड टेक्नोलॉजी, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। ठीक है। इसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट पे मूव करना है, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, सीड टेक्नोलॉजी हो गया, और इन सभी सिलेबस को आप कवर कर लेंगे तो आपके मॉक्स में मार्क्स भी बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ से आईबीपीएस में डेफिनेटली टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जो आईबीपीएस मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मैक्सिमम मतलब अब जो है धीरे धीरे मूव कर रहा है अदर सेक्टर्स पर, मतलब जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, मतलब वहाँ पे भी बढ़ावा दे दिया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आपको नाबार्ड नॉर्म्स रिवाइज करना है, और बजट एलोकेशन, जैसा कि भी पिछले उसमें जो पेपर हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का था, तो उसमें बजट एलोकेशन पूछा था। तो आप सबका बजट एलोकेशन जो रिसेंटली बजट आया है उसका देख लेंगे कि कितने कितना किसका बजट एलोकेशन है, और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो मेजर आपकी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं वहाँ के बजट एलोकेशन आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है। और नाबार्ड नॉर्म्स रिवाइज करना इसलिए कंपलसरी हो गया है क्योंकि इस बार क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि इस बार यहाँ मतलब आईबीपीएस एएफओ में भी नाबार्ड नाम से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएँ। तो अगर आप अभी इसको रिवाइज किए करे रहेंगे तो आपको उतना बर्डन नहीं लगेगा, और लास्ट टाइम में भी आप उसको एक बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। और गिव डेली मॉक टेस्ट ऑफ एनी ऑथेंटिक कोचिंग, मतलब किसी भी ऑथेंटिक कोचिंग का, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन आप किसी भी ऑथेंटिक कोचिंग का आप डेली मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक है। और फिर रिवाइज मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक फिशरीज, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इंजीनियरिंग। ठीक है। एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, फिशरीज, वीड साइंस में जो भी हैं, हर्बिसाइड वगैरह। ठीक है। इन सब को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है। फिशरीज के टॉपिक्स हो गए, एंटोमोलॉजी के मतलब साइंटिफिक नेम वगैरह हो गए, पैथोलॉजी के कैरेक्टर्स हो गए। इसमें भी जैसे पैथोलॉजी हो गया तो पैथोलॉजी में मैक्सिमम आपको जैसे फ्रूट में जो जितने फ्रूट्स क्रॉप्स हैं वहाँ पे जो पैथोजन लगते हैं उसका मेजर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और फ्रूट क्रॉप के से रिलेटेड एंटोपैथो के टॉपिक्स जो हैं वो तो ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप लोग। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप चूज ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑल गिवन सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हमने आपको बताए हैं उसमें से आपको केवल इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। ये नहीं कि पूरा लेके बैठ गए, जैसे इंटो बता दिए तो इंटो को पूरा लेके बैठ गए। इंटो में भी आप सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे, जैसे कि साइंटिफिक नेम हो गया, और मैक्सिमम फ्रूट का देख लिए फ्रूट्स का, फिर उसके बाद में पैडी हो गया अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट लगे जो 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 क्रॉप उस क्रॉप का आप पैथोजन और मतलब डिजीज इंसेक्ट सभी देख लीजिए अच्छे से। और इंजीनियरिंग में हो गया, इंजीनियरिंग में जैसे कि पावर टिलर कब आया, ठीक है, और किसकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है। और मतलब जो ये सब टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको रटने वाला काम है वो भी इसमें कर लीजिएगा मिसलेनियस टॉपिक में। चूज ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल गिवन सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करके पढ़ लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद रिवाइज मेजर सब्जेक्ट जैसे सॉयल, एग्रोनॉमी, डेयरी, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन एंड अदर्स, मतलब जो अदर्स जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेजर में अभी क्या है आप लोगों को जब आप एक बार नेवरा सुंडा पढ़े रहेंगे तो मेजर का कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर रहेगा। ठीक है। लेकिन आप लास्ट टाइम में जो मेजर टॉपिक्स हैं जैसे सॉयल का अगर किसी किसी कोचिंग से मटेरियल से पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे सॉयल में कुछ अगर एक्स्ट्रा पूछा जाता है जो कि सुंडम नहीं दिया हुआ है तो वो चीज़ आपका कवर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे
तो आपका वो भी सब्जेक्ट ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, लास्ट टाइम में आपको नेवरा सुंडा बुक को रिवाइज करना है, और करंट एग्रीकल्चर की जो स्कीम्स हैं उसको रिवाइज करना है, और फिर नाबार्ड नॉर्म्स को रिवाइज करना है। ठीक है। इन तीनों को आपको लास्ट में एकदम रिवाइज करना है, करंट एग्रीकल्चर स्कीम, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो वो जनरली उतना टाइम तक याद नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में अगर आप एक बार इस टाइम पढ़ लेंगे, एक बार लास्ट टाइम में, तो 2 बार हो जाएगा, तो आपको वो दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करेगा। ठीक है। और फिर नेवरा सुंडा को अगर आप रिवाइज कर लेंगे लास्ट टाइम में, मैक्सिमम होता क्या है, बच्चों से जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे गलती होने के चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है। जैसे सॉयल वगैरह हो गया, और अगर IUPAC एफ सिलेक्शन लेना है तो सॉयल और एग्रोनॉमी, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, यहाँ के क्वेश्चंस को आपको रॉन्ग नहीं करना है, तभी आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे। अगर यहाँ पे ही रॉन्ग हो गया तो फिर आप अदर में कैसे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।